Yes, good morning to all of you. Today we will discuss about the NCERT exercise of chapter 12, which is thermodynamics. And this is the first question of this exercise. So I'm reading the question. A geyser heats water flowing at the rate of 3 liter per minute from 27 डिग्री सेल्सियस to 77 डिग्री सेल्सियस। देखिए, सबसे पहली बात ये बताई गई है कि एक गीजर है, वो क्या कर रहा है, वो वाटर जो फ्लो कर रहा है उसको हीट कर रहा है, गर्म करता जा रहा है। तो कितना वाटर पर मिनट ये हीटअप कर रहा है? तो आंसर है 3 लीटर। 3 लीटर वाटर पर मिनट। तो सबसे पहली बात हमें ये दिख रही है इस क्वेश्चन के अंदर, फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 77 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर चेंज बता रखा है कितना कर रहा है, 27 डिग्री सेल्सियस पर वाटर था और उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, उसको 77 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, इसके बाद में एक चीज ये बताई गई है कि ये गीजर जो है, इफ द गीजर ऑपरेट्स ऑन ए गैस बर्नर, जो गीजर है वो गैस बर्नर वाला है तो उसमें फ्यूल बर्न होगा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ द कंबस्शन ऑफ फ्यूल, मतलब पर मिनट कितना फ्यूल बर्न होगा। देखिए, ये क्वांटिटी आपको पर मिनट में गिवन है कि 3 लीटर पानी गर्म कर रहा है 1 मिनट में। तो कंबस्शन ऑफ फ्यूल भी हम किस में निकालेंगे, कितने ग्राम फ्यूल बर्न करेगा पर मिनट में, कितने ग्राम फ्यूल बर्न करेगा जो गैस बर्नर है वो पर मिनट में। ओके, ये हमें फाइंड करना है। सो दिस इज अवर क्वेश्चन। और एक चीज और गिवन है, इफ इट्स हीट ऑफ कंबस्शन इज 4 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल पर ग्राम। और एक चीज इसमें ये बताइए कि 1 ग्राम फ्यूल को बर्न करने पर, जैसे कि एलपीजी गैस का सिलेंडर लगाते हैं हम गीजर के साथ में, तो वो जो 1 ग्राम गैस होगी वो कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है, 4 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल की एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो ये सब क्वांटिटीज गिवन है, तो पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग, जो जो गिवन क्वांटिटीज हैं, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला मास गिवन है। देखिए, 1 लीटर वाटर का मतलब होता है 1000 ग्राम वाटर। तो यहाँ पे कितने लीटर पानी दिया गया है, तो आंसर है 3 लीटर वाटर दिया गया है। 3 लीटर वाटर का मतलब है 3000 ग्राम पर मिनट। सो इट इज गिवन। देखिए, वॉल्यूम गिवन थी, वॉल्यूम से हम क्या निकाल लेंगे, मास निकाल लेंगे। तो यहां पर मैं गिवन क्वांटिटीज को लिखता हूं। सबसे पहले फर्स्ट थिंग इज गिवन वॉल्यूम ऑफ हीटेड वाटर, इसकी वॉल्यूम गिवन है 3 लीटर पर मिनट। अब हम इसका मास लिखते हैं, मास ऑफ हीटेड वाटर। 1 लीटर में 1000 ग्राम होते हैं, तो 3 लीटर में होंगे 3000 ग्राम। और कितने मिनट में ये गर्म कर रहे हैं, पर मिनट। 1 मिनट में 3000 ग्राम वाटर को ये हीट अप कर देता है गीजर। ओके, तो ये सबसे पहली चीज गिवन है मास, जिसको हम लोग स्मॉल m से लिख सकते हैं। इसके बाद लिखेंगे चेंज इन टेम्परेचर, और यू कैन से दैट राइज इन टेम्परेचर। सो फर्स्ट थिंग इज गिवन मास, which is written as small m. Second thing is given rise in temperature, or you can say that change in temperature, which is written as delta T, and this is given 77 degree Celsius minus 27 degree Celsius, 50 डिग्री सेल्सियस। तो कितना टेम्परेचर चेंज कर रहा है ये गीजर वाटर का, 50 डिग्री सेल्सियस जो है उसकी टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है। और एक चीज जो हमें गिवन नहीं है लेकिन फिर भी हम लिख सकते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, specific heat of water, which is written as small s, it will be 4.2 joule per gram per डिग्री सेल्सियस। देखिए, क्वांटिटीज जो है वो ग्राम में दी गई हैं इस क्वेश्चन के अंदर और डिग्री सेल्सियस में दी गई हैं, तो हम इसको ग्राम और डिग्री सेल्सियस में ही लिख रहे हैं। अगर किलोग्राम्स में लिखना होता तो कितना लिखते हैं,
तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी लिखते हैं? 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये किलोग्राम्स में लिखते थे और ग्राम में लिखेंगे तो ये 4.2 लिखा जाएगा। ओके, सो दीज आर द गिवन क्वांटिटीज। अब हम सबसे पहले ये निकालते हैं अमाउंट ऑफ हीट यूज्ड। तो पहले ये पता करना पड़ेगा कि 3000 ग्राम वाटर को गर्म करने के लिए कितने डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें कितनी हीट एनर्जी की नीड होगी, कितनी हीट एनर्जी बर्नर को सप्लाई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इस चीज को कैलकुलेट करते हैं हम लोग। So we are going to use amount of heat used। कितनी हीट एनर्जी यूज की जा रही है, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू MST। M mass of the substance, S is the specific heat of the substance and delta T is the change in temperature। तो सबसे पहले हीट एनर्जी निकालते हैं। मास इज गिवन 3000 ग्राम। ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं और वैल्यूज को पुट करके Q is equal to mass is 3000, specific heat is 4.2, change in temperature is 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। M, S एंड डेल्टा T, ये सारी वैल्यूज यहाँ लिखी हुई थी, इसमें पुट कर दी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4.2 इंटू 3, इट विल बी 12,600। ये 12,600 हो जाएगा। 126 इंटू 5, 126 इंटू 5, 630। सो इट विल बी 63 इंटू, और जीरो कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 और 10 टू द पावर 5 जूल पर मिनट। पर मिनट इतनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। नो, इट विल बी 10 टू द पावर नॉट 4, not 5, it will be 4 because it is 3000, 4 zeros are here, 1 zero is here। तो ये इसका सॉल्यूशन आएगा कि इतनी हीट एनर्जी की पर मिनट हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो मास था वो मास किसमें गिवन था, 3000 ग्राम पर मिनट। तो यहाँ पर भी जो सॉल्यूशन आएगा वो किसमें आएगा, जूल पर मिनट में आएगा। इतनी हीट एनर्जी 1 मिनट में सप्लाई करेगा बर्नर, तभी तो जाकर के 3 लीटर पानी 1 मिनट में गर्म होगा। कितने डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब हम निकालते हैं रेट ऑफ कंबस्शन ऑफ फ्यूल। ये निकालना है रेट ऑफ कंबस्शन ऑफ फ्यूल, इसको कैलकुलेट करते हैं अब हम। इसमें एक क्वांटिटी गिवन है, हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ फ्यूल is given 4 into 10 to the power 4 जूल पर ग्राम। हमें ये पता लग चुका है कि टोटल हीट एनर्जी इतनी चाहिए होगी, और हमारा जो फ्यूल है वो पर ग्राम में इतनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। टोटल हीट एनर्जी इतनी रिक्वायर्ड है 3000 ग्राम वाटर को गर्म करने के लिए 1 मिनट में, और जो उसमें गैस बर्नर के अंदर जो फ्यूल लगा रखा है, जो एलपीजी लगा रखी है हमने, वो पर ग्राम में इतनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड रेट ऑफ कंबस्शन ऑफ फ्यूल। रेट ऑफ कंबस्शन ऑफ फ्यूल का मतलब है कि पर मिनट में ये कितने फ्यूल को बर्न करेगा। सो द टोटल एनर्जी नीडेड इज 63 इंटू 10 टू द पावर 4 एंड डिवाइड बाय 4 इंटू 10 टू द पावर 4। ये 10 टू द पावर 4 से 10 टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, 63 डिवाइड बाय 4, इट विल बी 15.75 ग्राम,
सॉरी इट विल नॉट इन द जूल, ग्राम पर मिनट। तो इतने ग्राम फ्यूल को बर्न करना पड़ेगा पर मिनट। तो जब हम इतने ग्राम फ्यूल को बर्न करेंगे 1 मिनट में, तो इतनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और इतनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो उससे कितना वाटर गर्म हो जाएगा? तो आंसर है 3 लीटर। और कितने मिनट में? 1 मिनट में। और कितना गर्म हो जाएगा? 50 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। This is the next question. Question number 2. What amount of heat must be supplied to 2 into 10 to the power minus 2 kilogram of nitrogen at room temperature to raise its temperature by 45 degree Celsius at constant pressure? देखिए सबसे पहली बात ये पूछ रहा है हमसे कि कितनी हीट एनर्जी हमें नाइट्रोजन गैस को देनी पड़ेगी। कितनी नाइट्रोजन गैस दे रखी है? 2 into 10 to the power minus 2 किलोग्राम। तो ये नाइट्रोजन गैस का मास आपको बता रखा है, और टेम्परेचर कितना राइज करना है उसका? 45 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी आपको गिवन है 45 डिग्री सेल्सियस। और एक चीज और बता रखी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको गर्म करना है 45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाना है, लेकिन किस पर? कांस्टेंट प्रेशर पर। तो हमें प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा कंटेनर लेना पड़ेगा जिसके अंदर पिस्टन लगा होगा, और वो पिस्टन जो है वो फ्री होगा टू मूव आउटवर्ड्स, वो बाहर की तरफ मूव करने के लिए फ्री होगा। तो हम जैसे ही हीट एनर्जी देंगे गैस को, तो गैस के पार्टिकल्स क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो उनका टेम्परेचर भी राइज होगा। टेम्परेचर भी राइज होगा तो पार्टिकल के मोशन के कारण वो जाकर के पिस्टन से टकराएंगे। पिस्टन से टकराएंगे तो पिस्टन आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो जिससे प्रेशर क्या रहेगा? जिससे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर ये सब करना है। और 2-3 चीजें और गिवन है, एक तो मॉलिक्यूलर मास दे रखा है नाइट्रोजन का विच इज 28 ग्राम्स, एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ आर इज 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये सब क्वांटिटीज गिवन है। अब सबसे पहले हम लोग इसको देखो, ये गैस है, गैस है तो हमें इसके लिए फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा, और ये कांस्टेंट प्रेशर भी दे रखा है। तो हमें तो ये निकालना है कि कितनी हीट एनर्जी हमें इसको सप्लाई करनी पड़ेगी इसको गर्म करने के लिए। तो फॉर्मूला लगेगा एन सीपी डेल्टा टी। क्यू इज इक्वल टू एम एस टी होता है, एम की जगह पर एन आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। गैसेस की बात कर रहे हैं, गैस है तो गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स लिखा जाता है, क्वांटिटी। और ये आएगा सीपी, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर उसको कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। तो ये सीपी इट इज ए कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। डेल्टा टी गिवन है 45 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले एन निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हैं, और सीपी की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो मैं आपको एक फॉर्मूला के थ्रू बता दूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, और गिवन क्वांटिटीज लिख देते हैं क्या क्या होंगी। given quantities are mass of nitrogen is 2 into 10 to the power minus 2 kilogram, 2 into 10 to the power minus 2 किलोग्राम। इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास भी किसमें गिवन होता है? वो भी ग्राम में गिवन होता है। तो ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? किलोग्राम को हटा देंगे, किलो को हटा देते हैं तो यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये लिखा हुआ है 2 into 10 to the power minus 2। ये किलो सिंबल को हटाऊंगा तो यहाँ पर लिखेंगे 1000, और यू कैन से दैट 10 to the power 3। फिर इसको क्या लिख देंगे? ग्राम लिख देंगे। 10 to the power 3 और 10 to the power minus 2 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 3 minus 2 1 बचेगा, so it will be 20 grams। तो 2 into 10 to the power minus 2 किलोग्राम का क्या मतलब होगा? 20 ग्राम। So mass of nitrogen M is given which is 20 gram, and second thing is given molecular mass of nitrogen। चलो इसको तो फॉर्मूला में यूज करेंगे हम लोग। mass of nitrogen M and change in temperature delta T is given which is 45 degree Celsius।
So now we will find the number of moles. देखिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू mass of substance डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ मोल्स को n से लिखते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस को स्मॉल m से लिखते हैं, और मॉलिक्यूलर मास को लिखते हैं कैपिटल M से। तो ये कैपिटल M यहां पर हमें गिवन है, विच इज 28 ग्राम। तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, स्मॉल m और कैपिटल M की। सो n इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस इज 20 ग्राम्स एंड मॉलिक्यूलर मास इज 28 ग्राम्स। तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। फिर आगे हमें वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी इसकी। इट विल बी 0.714 मोल, 0.714 मोल। तो ये हमने नंबर ऑफ मोल जो है इसके फाइंड कर दिए कि इतने मोल नाइट्रोजन गैस ली गई है। तो 20 ग्राम नाइट्रोजन गैस का मतलब होता है 0.714 मोल। ओके, इसके बाद में सीपी को फाइंड करते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था हमें फॉर्मूला लगाना है Q इज इक्वल टू एन सीपी डेल्टा टी। एन हमने निकाल लिया, एन जो है वो हमने फाइंड कर लिया। डेल्टा टी 45 डिग्री है, ये भी पता है। Nitrogen is a diatomic gas. Here we are going to write some statement. We know that nitrogen is a diatomic gas. So the formula of Cp will be 7/2 R। देखिए ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे कि ये Cp के और क्या क्या फॉर्मूलाज हो सकते हैं और Cv के क्या क्या फॉर्मूलाज हो सकते हैं। और ये मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए, जैसे कि आर्गन, हीलियम, ये सब कौन सी गैसेज है? ये मोनो एटॉमिक गैसेज है। और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और इसके अलावा क्लोरीन Cl2 से लिखते हैं उसको भी, ठीक है। तो ये जो गैसेज हैं ये डायटोमिक गैसेज है। डायटोमिक गैसेज के लिए Cp की जो वैल्यू है वो क्या लिखी जाती है? 7/2 R लिखी जाती है। अभी आप ये फॉर्मूला देख लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको सभी तरह की गैसेस की Cp और Cv के फॉर्मूलाज निकालने बता दूंगा कि कैसे हम किसी भी गैस के लिए Cp और Cv की कैलकुलेशन कर सकते हैं विद ए सिंपल फॉर्मूला। अब ये वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। सो द वैल्यू विल बी, R की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 7/2 इंटू 8.31। ये हमने Cp की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड कर दी। इसका यूनिट लिखना चाहें तो यूनिट भी लिख सकते हैं। द यूनिट विल बी जूल पर मॉल पर केल्विन। जो यूनिट R की थी वही यूनिट इसकी होगी, जूल पर मॉल पर केल्विन। ओके, तो Cp निकाल लिया, N निकाल लिया, डेल्टा T पता है। अब हम ये निकालेंगे कि इसको कितनी हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। सो हीट सप्लाइड टू नाइट्रोजन which is written as Q is equal to N Cp delta T। इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। N is 0.714। This is number of moles। Multiply by Cp। Cp is 7/2 into 8.31 into delta T। डेल्टा T is 45 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर हमने इसकी वैल्यू पुट की
45। बस अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन निकालना है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हीट एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं कि कितनी हीट एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। द आंसर विल बी, कैलकुलेशन में हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, 933.4 जूल। इतनी हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के 20 ग्राम नाइट्रोजन गैस जो है उसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाएगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या पूछा गया आपसे, एक्सप्लेन व्हाई टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 if brought in the thermal contact do not necessarily settle down to mean temperature T1 plus T2 divide by 2। ये कह रहा है कि हमारे पास दो बॉडी हैं, दोनों का टेम्परेचर T1 T2 है, अलग अलग है, तो अगर हम उन दोनों को कांटेक्ट में लेकर के आएंगे तो क्या उनका जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा, जब वो दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, मतलब कि जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। मान लो जो T1 है वो हाई टेम्परेचर है और T2 जो है वो लो टेम्परेचर है, तो उस केस में क्या होगा, T1 टेम्परेचर की बॉडी से हीट एनर्जी T2 टेम्परेचर की बॉडी की तरफ फ्लो होगी और लास्ट में जाकर के दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। दैट कंडीशन विल बी कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। तो उस कंडीशन में इसका टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर होगा क्या, तो आंसर है ये जरूरी नहीं है, ये सिर्फ उस केस में होगा जब दोनों बॉडी जो है वो सेम मटेरियल की होंगी और दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो सेम होगी, सिर्फ उस केस में ऐसा पॉसिबल होगा। जब दोनों का मास सेम होगा और दोनों बॉडीज की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो सेम होगी, उस केस में अगर आप हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर की बॉडी को रखेंगे तो उन दोनों का जो एवरेज होगा, एवरेज टेम्परेचर जैसे कि ये निकाला गया, दिस इज रिटन हियर T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2, तो इससे निकाल सकते हैं हम लोग एवरेज टेम्परेचर। बस दोनों बॉडी सेम होनी चाहिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कूलेंट in a chemical or nuclear plant, that is the liquid used to prevent the different parts of plant from getting too hot, should have high specific heat। ये कह रहा है कि हमें एक कूलेंट यूज करना है एक न्यूक्लियर प्लांट के अंदर या केमिकल प्लांट के अंदर। देखिए कूलेंट का क्या काम होता है, कूलेंट का काम होता है हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेना। जैसे कि हम लोग इंजन के अंदर, हीट इंजन के अंदर, हमारे कार और बाइक के इंजन के अंदर रेडिएटर्स लगाते हैं, वो रेडिएटर्स के अंदर हम लोग कूलेंट फ्लो करते हैं, वाटर फ्लो करते हैं, या उसके अलावा आजकल दूसरे लिक्विड्स भी आने लगे जिनको कूलेंट बोला जाता है, उनको फ्लो किया जाता है। तो वो क्या करते हैं, वो इंजन की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इंजन को गर्म होने से बचाते हैं। तो यहाँ पर भी यही काम करना है। तो ये कह रहे हैं कि उसकी स्पेसिफिक हीट हाई होनी चाहिए क्या, ऑब्वियसली उसकी स्पेसिफिक हीट जो है वो हाई होनी चाहिए, तभी तो वो ज्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और जो वाटर है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अभी लिखी थी मैंने 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तब बढ़ेगा जब वो 4200 जूल की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा इंजन से या न्यूक्लियर पावर प्लांट से या केमिकल प्लांट से। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वाटर को यूज करते हैं एज ए कूलेंट बिकॉज इट्स स्पेसिफिक हीट इज वेरी हाई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज वेरी हाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एयर प्रेशर इन ए कार इंक्रीजेस ड्यूरिंग ड्राइविंग। ये कह रहा है कार के जो टायर्स है उनका एयर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है ड्राइविंग के दौरान। ऐसा क्यों होता है, ड्राइविंग करेंगे तो टायर रोटेट होगा, तो टायर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो भी उसके साथ मोशन में आ जाएंगे। अगर वो मोशन में आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, वो फास्ट मूविंग हो जाएंगे। अगर वो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हो जाएंगे तो वो टायर की वॉल से जाकर के कोलाइड करेंगे। अगर वो टायर की वॉल से हाई वेलोसिटी से जाकर के कोलाइड करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या करते हैं, ड्राइविंग के दौरान टायर के रोटेट करने से उसके अंदर के जो एयर पार्टिकल्स हैं उनका जो मोशन है वो इंक्रीज हो जाता है और उनके मोशन के इंक्रीज होने के कारण एयर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, किसमें, टायर के अंदर।